हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर रियली नाइस, वेरी गुड, लल्लन टॉप, लाजवाब। मेरा नाम है शाहिद अंसारी, सिंपली नोन एज ओपी अंसारी सर ऑन यूट्यूब फैमिली। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आज आपको सिग्मा क्लास की तरफ से पढ़ाने आए हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का हमारा आज पहला टॉपिक रहेगा। आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे ये हम बता दिए। रेफरेंस फ्रेम, मोशन एंड देयर टाइप्स, रेस्ट, डिस्टेंस, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज के ये हमारे टॉपिक्स हैं, इसको हम लेक्चर 1 में कवर करेंगे। आप सब लोग प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा और कोशिश करिएगा सीखने की। जिस तरीके से हम आपको बताएंगे उस तरीके से सारी चीजें आपको अपने पेन और पेपर लेके नोट डाउन करते हुए चलना है। एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है, सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहले हमको समझना है रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा, कभी भी मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम की जरूरत होती है, क्योंकि मोशन और जो रेस्ट है ये एब्सोल्यूट नहीं होता। ठीक, ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या है ये भी अभी हम आपको बता दें। समझ लो कि आप किसी बस में बैठे हो और एक व्यक्ति कोई रोड पे बैठा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो बस के अंदर जो व्यक्ति आपस में बैठे हुए हैं, जो भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, वे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होते हैं, जबकि जो बस के बाहर व्यक्ति बैठा है उसके रिस्पेक्ट में बस ट्रेवल कर रही है और बस के अंदर जितने भी पैसेंजर्स हैं दे ऑल आर इन मूविंग स्टेट। यानी कि बाहर वाले व्यक्ति के लिए अंदर वाले मोशन में है, अंदर वाले व्यक्ति के लिए पूरा सराउंडिंग जो कुछ भी है सब मोशन में है, लेकिन अंदर के पैसेंजर्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। इसलिए कहते हैं कि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता है। लेकिन इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए जरूरत होता है रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है एक एक करके बहुत अच्छे से हम आप लोगों को बताएंगे। आप सब प्यार बनाए रखिएगा, ध्यान से सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डील करना है, पढ़ना है। तो चलो आज के पहले टॉपिक रेफरेंस फ्रेम को समझते हैं। देखो बेटा, मान लो ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या है, ये व्यक्ति है और इसके सराउंडिंग्स में जो कुछ भी है उसको ये ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। ठीक, फॉर एग्जांपल ये कोई पेड़ है। ठीक है, ये क्या है, ये कोई ट्री है, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई लड़का है मान लो। ठीक है, अब पेड़ जो है इसके रिस्पेक्ट में कभी भी मोशन में नहीं होगा, क्योंकि ये एक जगह खड़ा होकर पेड़ को देख रहा है बहुत अच्छे से। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस पेड़ की पोजीशन इस व्यक्ति के रेफरेंस में, इस मैन के रेफरेंस में कभी भी चेंज नहीं होगा अगर ये यहीं पर है तो। इसका मतलब कि ये ट्री हमारा किस स्टेट में है, ये रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन अगर ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है या चल रहा है कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, तो यहां से इस व्यक्ति की पोजीशन बार बार क्या होगी, इस व्यक्ति की पोजीशन चेंज होगी। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से वो व्यक्ति एक पेड़ को और एक मूविंग ऑब्जेक्ट को, यानी कि एक लड़के को देख रहा है और ये लड़का मान लो खेल रहा है अपने प्लेग्राउंड वगैरह में, तो इसी पॉइंट को जहां से वो ऑब्जर्व करता है उसे हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। अब फिजिक्स की लैंग्वेज में इस रेफरेंस फ्रेम को किस तरीके से समझते हैं आप। देखो, अगर हम यहाँ से 3 एक्सिस ड्रॉ कर लें, ठीक, सपोज ये कोई एक्सिस है एक्स, ये कोई एक्सिस है वाई और ये कोई एक्सिस है इस तरीके से जेड। तो यहाँ पर हमने कितने एक्सिस बना लिए, 3। ठीक, और ये हमारा क्या है, ओरिजिन। तो इन सब एक्सिस को मिला के हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इसी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये व्यक्ति ट्री और इस लड़के को, यानी ये कोई लड़का है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है इसी को हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। बात समझ में आ गई। तो रेफरेंस फ्रेम को सिंपली हम लोग डिफाइन करते हैं किस तरीके से कि अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम कह लो या कोऑर्डिनेट एक्सिस कह लो, कि अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय विच we may describe state of rest or motion
ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो जिस प्लेस से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं उसी से अगर पास होता हुआ हम इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ कर लें, जहां के सेंटर पे यानी वो जो पूरा सिस्टम है जहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसका जो सेंटर हो वो ओरिजिन की तरह हो, तो इस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही हम लोग रिफरेंस फ्रेम कहते हैं। और इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है। तो रिफरेंस फ्रेम क्या है ये आपको पता चल गया, अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय विच वी मे डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। क्लियर, नोट कर लेना है बहुत अच्छे से। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि रेफरेंस फ्रेम हमारा होता कितना है। बेसिकली रेफरेंस फ्रेम आगे आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी आता है, ठीक है, वहां पे आपको इसके टाइप्स भी पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन बेसिक लेवल में अगर हम डिस्कशन करें तो ये हमारा दो टाइप का होता है। ठीक है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, फटाक से आप नोट करिए। अब इसके टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो कि रेफरेंस फ्रेम आपने लिख लिया। अब हम बात करते हैं रेफरेंस फ्रेम के टाइप, यानी कि टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है बच्चों इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और दूसरा होता है हमारा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हमारे न्यूटन्स के लॉज को होल्ड करता है कंप्लीटली, उसको फॉलो करता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को होल्ड नहीं करता है, उसको फॉलो नहीं करता है। ये बात आपको लिख लेना है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को कंप्लीटली होल्ड करता है। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को होल्ड नहीं करता है। क्लियर हो गया, ये बातें आपको पता चल गई। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं कि मोशन क्या है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। ये सारी बात आप लिख लिए, ये बेसिक था और बिना इसके हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते थे। अब आइए हम आपको ले चलते हैं मोशन पे। देखिए कि हमारा मोशन क्या होता है। ठीक, मोशन हमारा अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा स्टेट ऑफ मोशन में है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे यहां पर वो व्यक्ति था शुरुआत में रेफरेंस फ्रेम वाला, यहां से ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस फ्रेम है। यहां से हमारे कितने एक्सिस पास हो रहे थे, 3 एक्सिस पास हो रहे थे। ठीक है, एक्स वाई जेड, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। अब यहां पर कोई व्यक्ति था, यहां पर कोई लड़का था, ये क्या है, ये कोई बॉय है, बॉय। ठीक है ना, ये क्या है, ये है बॉय। अच्छा, ये बॉय यानी कि ये लड़का पहले यहां पर था, अब ये कुछ टाइम बाद इसकी पोजीशन यहां हो गई, यहां पर आ गया। यानी सपोज पहले ये ए पर था, अब ये बी पर आ गया। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पहले इतना दूर था, अब इतना दूर है, पोजीशन चेंज हो रहा है। मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में है। ठीक है, और समय तो किसी के लिए नहीं रुकता ना तो मेरे लिए समय रुका है, ना इस लड़के के लिए रुकेगा। ठीक है, एक्चुअल में इस लड़के का नाम जानते हो क्या है? अरे भाई जान लो, इस लड़के का नाम है कलुआ। कलुआ एक जगह रुकता कहाँ है, कलुआ तो हमेशा टहला करता है, क्योंकि इसका नाम ही है कलुआ। ठीक है ना, तो आप समझो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इसको सराउंडिंग की तरह हम ट्रीट करें तो इसके रिस्पेक्ट में बॉय की पोजीशन चेंज हो रही है। इट मींस ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, आप ट्रेवल करते हो रोड साइड, आप बाइक लेके जा रहे हो, सराउंडिंग्स में दुकानें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप बाइक लेके जा रहे हो, उन सबके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन बदल रही है, मतलब कि आप मोशन में। अब हम बात करते हैं मोशन के टाइप्स की।
हमने रेफरेंस फ्रेम आपको बता दिया, हमने आपको मोशन बता दिया। अब हम आपको क्या बताएंगे, उसके टाइप्स क्या होते हैं, देयर टाइप्स। तो मोशन हमारा बच्चों दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, मोशन हमारे कितने टाइप का होता है, मोशन हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो बेसिकली हमारे मोशन दो टाइप्स के होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर ये सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये डिफरेंट टाइप के मोशन भी तो होते हैं। बेटा समझो, बेसिक लेवल पे मोशन हमारा केवल दो टाइप का ही होता है। जैसे कि अगर हम फोर्स के रिगार्डिंग बात करें तो फोर्स भी हमारा बेसिक लेवल पे दो ही टाइप का होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, और कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट के कैटेगरी में ही बहुत सारे डिफरेंट काइंड के फोर्सेज आ जाते हैं। सिमिलरली जो सर्कुलर मोशन हो वो भी दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, तो कोई भी मोशन हो वो उसकी दो ही कैटेगरी होती है केवल, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। बात समझ में? बेसिक लेवल पे मोशन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। कि अगर कोई बॉय, जैसे ये लड़का है, कोई ये लड़का है और ये इसका स्ट्रेट पाथ, ठीक है ना, और ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट किया है। अभी इसकी पोजीशन ए है, सपोज ये एक पोजीशन ए से पोजीशन बी तक आया, पोजीशन बी से सी तक आया, सी से डी तक आया, डी से ई तक आया। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की। तो ए बी सी डी के बीच का अगर ये डिस्टेंस, मान लो कि ये भी एक्स यूनिट है, ये भी एक्स यूनिट है, ये भी एक्स यूनिट है, ये भी एक्स यूनिट है। एक्स यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने में अगर उसने टी टाइम लिया तो नेक्स्ट एक्स यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने में भी टी टाइम ही लेगा। अगर इसको नंबर से हम समझें, नंबर से अगर समझना चाहो तो नंबर भी आप ले सकते हो एक्स वगैरह की जगह। ठीक, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता ना कि भाई वो किस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि चलो ये डिस्टेंस 5 मीटर है, ए एंड बी के बीच में, बी एंड सी के बीच में भी 5 मीटर है, सी एंड डी के बीच में भी 5 मीटर है, डी एंड बी के बीच में भी 5 मीटर है। फर्स्ट 5 मीटर ट्रेवल करने में सपोज बॉडी ने, यानी इस लड़के ने 2 सेकंड का समय लिया, तो फर्दर बी से सी जाने में डिस्टेंस 5 मीटर, टाइम 2 सेकंड। सी टू डी जाने में डिस्टेंस 5 मीटर, टाइम अगेन 2 सेकंड। डी टू ई जाने में डिस्टेंस 5 मीटर, टाइम अगेन 2 सेकंड। तो आपने क्या देखा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये मोशन हमारा कौन सा मोशन होता है, ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ आई? बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हो गया यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, ठीक है, मान लो यही लड़का है, ठीक है, इस लड़के का नाम हमने रख दिया है। इस लड़के का नाम क्या है, याद है? नहीं याद है तो याद कर लो। इस लड़के का नाम है कलुआ। इस लड़के का क्या नाम है, कलुआ। अच्छा, विनोद भी रख देंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, विनोद भी आएगा आगे चल के। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये हमारा ई है। डिस्टेंस हमने अगेन सेम रखा इंटरवल के, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर एंड 5 मीटर। यानी कि ये लड़का हर 5 मीटर को कवर कर रहा है, 5 मीटर कवर करके ए से बी तक आया, 5 मीटर के बाद सी तक आया, नेक्स्ट 5 मीटर डी एंड नेक्स्ट 5 मीटर ई पॉइंट तक आया। सपोज कि यहाँ पर 2 सेकेंड लिया, लेकिन अगले 5 मीटर में 1 सेकेंड लिया, फिर अगले में 3 सेकेंड ले लिया, फिर यहाँ आने में 5 सेकेंड ले लिया। हमने क्या लिख किया यहाँ कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, कि सेम डिस्टेंस है लेकिन इसमें टाइम अलग अलग लग रहा है। यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर 3 सेकेंड, यहाँ पर 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्लियर है?
तो ये डायग्राम भी आपको बनाना है और दोनों के डिफिनेशन भी लिखने हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन कैसे हम लोग लिखेंगे कि बॉडी कवर, ध्यान से सुनना है आप लोगों को, कि बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक। नॉन यूनिफॉर्म में क्या लिखना है कि बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड वाइस वर्सा, कि अगर हम टाइम को बराबर कर दे 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड मान लो, तो डिस्टेंस भी वो अलग अलग कवर करेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर लो, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान देना सब लोग। अब सबको मजा आएगा भाई, पूरा पूरा मजा आएगा। ठीक है, मतलब इतना मजा आएगा कि सोच नहीं सकते हो। अब देखो यूनिफॉर्म का डिफिनेशन मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना कि व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एंड वाइस वर्सा भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वाइस वर्सा। इसका मतलब होता है इसके जस्ट उल्टा, यानी कि बॉडी कवर व्हेन अ बॉडी टेक्स इक्वल टाइम इंटरवल टू कवर इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, वैसे भी इस स्टेटमेंट को बोला जा सकता है। तो इसका डेफिनेशन ये है, इसे नोट कर लो, डायग्राम हम आपको बता दिए, उसको आप नोट कर लेना, ये हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसकी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले ये आप नोट कर लीजिए, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, 1 2 3 4 5। चलो, तो अब हम इसको हटाते हैं। अब आ जाओ आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बॉडी क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इसका भी डायग्राम मैंने आप लोगों को बता दिया था। क्लियर हो गया ये कि नहीं हो गया? इसको भी आप नोट कर लीजिए विदिन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड का मतलब 5 सेकेंड गिन रहा हूं मैं, 1। अच्छा चलो रहने देते हैं, नहीं गिनेंगे, नोट कर लो। तो अब आपको मोशन के बारे में पता चल गया क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं ये पता चल गया। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा खत्म, दूसरा टॉपिक हमारा खत्म। अब हम चलते हैं रेस्ट की तरफ, आज के तीसरे टॉपिक की तरफ, कि हमारा रेस्ट क्या होता है। आओ भाई रेस्ट के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो अगर इस रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, जहां पर ऑब्जेक्ट पहले से किसी चीज को देख रहा था, है ना, ठीक है, ये पेड़ है, तो ये पेड़ जिंदगी गुजर जाएगी तुम्हारी, निपट लोगे, चले जाओगे, लेकिन ये नहीं मिलेगा जब तक इसको कोई काटे ना। बात समझ में आ गई? तो समझो कि अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो, सराउंडिंग एंड टाइम, ध्यान देना, दो कीवर्ड्स हैं, टाइम एंड सराउंडिंग, दोनों के रिस्पेक्ट में अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो रही हो, तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी किस स्टेट में है? स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं कि व्हेन पोजीशन ऑफ बॉडी does not change with respect to time and surrounding, तो टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है। और हमेशा एक चीज नोट की तरह लिख लेना अपने कॉपी में, गांठ बना लो कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं होंगे।
रीजन हमने बताया कि हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, लेकिन एनी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में ना हो, मोशन में हो, इसलिए ये दोनों ही एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। बात समझ में आ गई? फिर से सुन लो, हो सकता है कि जो चीज आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में ना हो। दैट्स व्हाई रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है, बट दे आर इंटररिलेटेड। तो ये चीज आपको समझना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको रेस्ट पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। आओ भाई, डिस्टेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि डिस्टेंस हमारा क्या होता है। बहुत अच्छे से समझना है डिस्टेंस को। ठीक, और लाइट थोड़ी सी है नहीं तो दिक्कत है भाई, पसीने निकल रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना भाई, ठीक है। अरे वो वाली गर्मी नहीं, नोरा फतेही वाली, तुम लोग भी एकदम कमाल करते हो, है ना, ऐसी वाली बात नहीं सोचना चाहिए, डर होगा। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस कि डिस्टेंस क्या होता है। एक मूविंग ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में जितना भी लेंथ कवर करता है उस टोटल लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। एक गिवन टाइम में एक बॉडी जितना पाथ लेंथ कवर किया वही हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये पोजीशन है ए, ठीक है ना, और यहां से एक लड़का अपना ट्रेवल करना स्टार्ट किया इस पाथ पे, और ये बी तक आया, बी से फिर ये अपना घूमते हुए फिर ये वापस अपने उसी पोजीशन पर आ गया। तो जो भी इस पाथ की लंबाई है, जो भी इस पाथ की लंबाई है, उस पाथ की टोटल लेंथ इधर गया है इस तरीके से ना, लहरा के पंखा के मटका के वापस ए तक आ गया है। तो जो भी पाथ की लेंथ है, सपोज इस पाथ से गया, ये सपोज 50 किलोमीटर था, और इस पाथ से फिर ये वापस आया, सपोज ये 70 किलोमीटर था इस पाथ की लेंथ। तो ए से बी, अब बी से ए तक वापस आने में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 70 + 50 120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारा टोटल पाथ लेंथ होता है। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। ध्यान रखना कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम, ठीक है। बचपन से लेके अब तक इस दौरान आपने न जाने कितने किलोमीटर, कितने 100 और 1000 किलोमीटर आपने वॉक कर लिया है, ट्रेवल कर लिया है, आपको भी पता नहीं होगा। तो जब डिस्टेंस हमें एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए निकालना होता है तो हमें उसका एक टाइम पता होना चाहिए कि कितने से कितने टाइम के दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ना। इसलिए यहाँ पर टाइम हमने मेंशन कर दिया है कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। और यहां से अगर देखा जाए ए टू बी के लिए इस फिगर में, तो ए टू बी के लिए अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हमारा डिस्टेंस कितना है भाई, ये 50 किलोमीटर। और वहीं बी टू ए की बात करें तो इस फिगर में हमारा डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर। अगर हम होल जर्नी की बात करें ए टू ए, किसकी बात करें, इसके बाद ए टू ए की बात करें तो ए टू ए में 50 किलोमीटर ए से बी तक जाने में लिया, अब बी से ए तक दूसरे रूट से आया है 70 किलोमीटर लिया, ऐड कर देंगे कितना आ गया 120 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब इसके बारे में और इंफॉर्मेशन हम आपको बताते हैं जिससे कि आपको समझना है, इसको आप नोट कर लें। अभी डिस्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, अब समझो। अब आपको बहुत अच्छे से चीजें समझनी है। डिस्टेंस एक तो डिफिनेशन हो गया। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें बच्चों तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट हमारा मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है, ठीक। डिस्टेंस को हम लोग अलग अलग यूनिट्स में मेजर करते हैं। हम लोग किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, बात समझे। हम किलोमीटर के अलावा माइल्स में भी मेजर किया जाता है ना। तो डिस्टेंस मेजर अलग अलग फॉर्म में किया जाता है, सेंटीमीटर में भी किया जाता है। अगर बड़े डिस्टेंसेस की बात करें तो किलोमीटर और माइल्स में आप मेजर करते हो, और बड़े डिस्टेंस की बात करें लाइट ईयर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, पार्सेक है, जो कि बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे यूज किए जाते हैं। छोटे डिस्टेंस यूनिट की अगर हम बात करें तो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, फर्मी लेवल के डिस्टेंसेज हैं, है ना।
तो डिस्टेंस का जो एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग जो हमारा यूनिट होता है वो हमारा मीटर होता है। ठीक, अब बाकी जो चीजें हमने आपको बताई ये सारी चीजें आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पहले ही बता दिया गया होगा कि लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करते हैं, लाइट ईयर यूज करते हैं, पार्सेक यूज करते हैं, स्मॉलर में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सारी चीजें, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिको, ये सब आपको बताए गए होंगे जो कि प्रीफिक्सेस होते हैं। ठीक, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है हमारा? मीटर होता है। अब ये किस तरह की क्वांटिटी है? तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इट्स एन स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें, क्योंकि यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में ही आपको डायमेंशन के बारे में भी बता दिया जाता है, तो डायमेंशन आपको पता होना चाहिए कि जो डायमेंशन है, डायमेंशन कितना होना चाहिए, क्योंकि यूनिट मीटर है, मीटर लेंथ में यूज करते हैं, तो इसका डायमेंशन कैपिटल एल, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो ये डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन है। डिस्टेंस हमारा खत्म हो गया। याद रखना है कि जो भी टोटल पाथ लेंथ होगा एक गिवन टाइम में वो हमारा डिस्टेंस है। एसआई यूनिट मीटर स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन एल होता है। इतना अभी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस के बाद पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तभी तो हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेट करेंगे, तो उसके लिए जरूरी होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था। ठीक, तो आओ पहले पोजीशन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक, पोजीशन को बहुत अच्छे से समझना, अगर नहीं समझोगे तो गायब हो जाओगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। तो ध्यान देना बेटा, पहले हम पोजीशन को समझते हैं। ठीक, इन सब के लिए हमने शुरुआत में आपको एक टॉपिक बताया, रेफरेंस फ्रेम। तो अब उसी रेफरेंस फ्रेम की हमको रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को पता करने का। ठीक है, जैसे मान लिया आप यहां पर, यहां से, इस जगह से आप किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेक कर रहे हो। ठीक है, ये तो ये आपका क्या है? ये आपका रेफरेंस फ्रेम है। ये क्या है? ये आपका रेफरेंस फ्रेम है। कोई दिक्कत नहीं। अब जब रेफरेंस फ्रेम है और ये रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं इसको, ओरिजिन को, तो मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। कोई दिक्कत? ये एक्चुअल में क्या है? रेफरेंस फ्रेम। चलो इसको शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान देना। ये ओरिजिन है, ध्यान रहे। ये एक्चुअल में क्या है? ये हमारा वही ताऊ है जो कि देख रहे हैं, टुकुर टुकुर किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनको अपने से फुर्सत नहीं है, दूसरे की ताड़ना बहुत जरूरी है इनके लिए। तो ये हमारा रेफरेंस फ्रेम। ठीक, रेफरेंस फ्रेम ये ओरिजिन हो गया, इस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए एक्स वाई और जेड, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देख रहे हैं कि ये एक लड़का है, ये कर क्या रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि शुरुआत में ये लड़का किसी गुमटी पर खड़ा है, गुमटी पर खड़ा है कमला को पसंद करने के लिए, बात को समझो। ठीक है, अरे वो वाला कमला नहीं होगा, वही आजकल जो जिसको लोग पसंद करने लगे हैं, मान लो। तो शुरुआत में इस ऑब्जेक्ट के अगर बारे में ओरिजिन से देखा जाए तो इतना दूर है कि नहीं है? तो ओरिजिन से एक्स और वाई और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, कि नहीं होगी? एक चीज समझना, सारे बच्चों ने मैथ में कोऑर्डिनेट के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत 10th क्लास में पढ़ लिया होगा, है ना? तो आप समझना कि जब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो इसकी एक्स के रिस्पेक्ट में भी कोई वैल्यू होगी, वाई के एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी कोई वैल्यू होगी और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगा। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्ट जब ए पर था तो इसका कोऑर्डिनेट था x1, y1, z1। ठीक है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में x1, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में y1, z एक्सिस के रिस्पेक्ट में z1। अगर ये बात आपको नहीं समझ आई तो समझो हम 2D के हिसाब से आपको समझाते हैं। मान लो कि ये केवल x एक्सिस है और ये केवल y एक्सिस है और ये कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है P। तो जब इस पॉइंट से हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, ये ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x एक्सिस के लिए हमने लिखा है x1, समझ में आया? और जब इसी पोजीशन से हम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से y एक्सिस पर, ये है हमारा y1। तो x और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में केवल इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट बनेगा x1, y1, लेकिन यहाँ पर हमने z एक्सिस भी इंक्लूड करके रखा है। तो पार्टिकल का पोजीशन क्या बनेगा? x1, y1, z1 इनिशियली हम ऐसा मान सकते हैं, कोई दिक्कत
अब नहीं होनी चाहिए इसको समझने के बाद, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि ये कमला पसंद खाने के बाद चल दिया। अब ये भाई साहब यहाँ से चले और ये भाई साहब यहाँ आ गए, ये भाई साहब यहाँ आ गए, समझो ये भाई साहब यहाँ किसी पोजीशन बी पर। अब जब ये यहाँ पर आए तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट बदल गया। क्या हो गया, मान लो x2, y2, z2, ठीक है। क्या हो गया, x2, y2, z2। तो अब इनका पोजीशन ओरिजिन से ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इस डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे कैसे, अब इस डिस्प्लेसमेंट को इक्वेट कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखना ये ओरिजिन है, ये ए था, ये बी है। तो हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है। तो अगर आप देखा जाए तो इनिशियल पोजीशन क्या था, इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन हमारा ए था और ए की कोऑर्डिनेट क्या थे, x1, y1, z1, ठीक। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब हम इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो कैसे लिखते हैं, याद रखना एक्स एक्सिस के लिए आई कैप यूज किया जाता है डायरेक्शन के लिए, वाई एक्सिस के लिए जे कैप हम लोग यूज करते हैं और जेड एक्सिस के लिए हम लोग के कैप यूज करते हैं, और ये तीनों को हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको बेसिकली कहाँ मिलता है, वेक्टर में मिलता है, लेकिन पोजीशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर में हम लोग तीर का निशान लगा दिए, ये x1 है, x एक्सिस का वैल्यू, तो इसको ऐसे लिखेंगे x1 i कैप, इस वाले को लिखेंगे y1 j कैप, इस वाले को लिखेंगे z1 k कैप, क्योंकि ये z एक्सिस का वैल्यू है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये हुआ। फाइनल पोजीशन क्या था, फाइनल पोजीशन हमारा क्या, देखो फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन हमारा बी है। अब बी का कोऑर्डिनेट क्या है तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में, x2, y2 और z2। जब अब फाइनल वाला है इसको जब हम लोकेट करेंगे वो ओरिजिन से, तो वो भी वेक्टर बनेगा। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे है x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक, ये बन गया। ये पॉइंट बी का लोकेशन है और इस लोकेशन का पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये। अब बात करते हैं हाउ टू डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट। देखो ये एक वेक्टर कॉन्सेप्ट है और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप नीट एस्पायरेंट हैं, आपको ये सारी चीजें समझना है, आपको केवल सिंपल भाषा में समझना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर आपको वेक्टर के जंक्शन के अकॉर्डिंग समझना है तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखना होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट हम आपको बताएंगे अकॉर्डिंग टू वेक्टर, जो डिस्प्लेसमेंट का पूरा रिजल्टिंग कह सकते हो कि जो ओवरऑल निचोड़ है वो पूरा इस तरीके से होता है। सिंपल भाषा में डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है, वो भी हम आपको बताएंगे, तो आपको हमारे साथ बने रहना है। ये हमारा मेन थ्योरी होता है, मेन कॉन्सेप्ट होता है जिससे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट बात होता है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या था ए, फाइनल पोजीशन बी, इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ यही तो है, तो यही डिस्प्लेसमेंट है। बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जब डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर के फॉर्म में समझ लेने में कोई बुराई नहीं है। तो आपको इसे वेक्टर के फॉर्म में बहुत अच्छे से समझ लेना है। मैं दोबारा से इस टॉपिक को रिपीट कर दूंगा एक बार कि पहले हमारा कलुआ कहाँ पे था, पोजीशन ए पे। कलुआ कमला को पसंद करने के बाद कहाँ चला गया, क्योंकि बाबूजी रास्ते में खड़े थे ना, भाग लिया। भागने के बाद दूसरी जगह आया, क्योंकि बाबूजी की नजर पड़ेगी, जूता पड़ेगा कलुआ के ऊपर, कमला को बहुत पसंद करने लगा है। तो समझो बेटा, जब ए से भाग के बी पर आ गया तो ओरिजिन तो हमारा ये था। यहाँ से तो बाबूजी देख रहे थे कि बेटा भाग लो, तुम कहाँ भागते हो, कहाँ कहाँ भागोगे, जहां जहां भागोगे वहां वहां आएंगे। बाबूजी यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा लौंडा जो है कमला को पसंद कर रहा है। अरे बेटा गलत मत समझना, देखो आजकल तंबाकू का नाम भी कमला पसंद लोग रख दिया है, समझ रहे हो। अब यहाँ इसकी बाबूजी के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट क्या था, x1 y1 z1। जब ये बाबूजी की नजर पड़ गई या लड़के की नजर पड़ गई बाबूजी पर, तो भाग लिया बी की तरफ। जब यहाँ पहुंचा तो इसको हमने नाम रख दिया है बी। बाबूजी के रिस्पेक्ट में भी इतना दूर है, पहले कितना दूर था, इतना। तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है। इनिशियल का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1,
फाइनल का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 किसके रिस्पेक्ट में, एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और यही सेट ऑफ एक्सिस क्या होता है हमारा, यही हमारा फॉर्म करते हैं रेफरेंस फ्रेम, जो कि पहला टॉपिक था, ठीक है ना। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर वो है, पहला वैल्यू i कैप, दूसरा वैल्यू j कैप, तीसरा वैल्यू k कैप। i कैप, j कैप, k कैप को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। हिंदी में इनको कहते हैं लंबकोणीय एकांक वेक्टर, जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं या एक पर्टिकुलर एक्सिस के लॉन्ग के वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर 2i कैप लिखा है कहीं, तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट। अब 2 यूनिट कुछ भी हो सकता है, अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो 2 मीटर लेंगे, फोर्स की बात करते हैं क्योंकि फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो 2 न्यूटन लेंगे, अगर डाइन में दिया है तो 2 डाइन लेंगे, ठीक है, ऐसे होता है। क्योंकि जो जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनमें हमारा i कैप, j कैप, k कैप बड़ा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, इसका अपना एक अलग फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको बता दिया। जब b पर आ गया, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, इसको हमने ये x एक्सिस का है, y एक्सिस का है, z एक्सिस का है, इसमें फिर से हमने i कैप, j कैप, k कैप लगा दिया। अगर कोई कोऑर्डिनेट यहाँ पर माइनस में होता, जैसे x2 होता, -y2 होता और z2 होता, तो यहाँ वाला साइन हमारा प्लस की जगह माइनस हो जाता है, ठीक है, ये आपको समझ लेना है। अगर यहाँ पर +y2 था, यहाँ -y2 होता प्लस की जगह, तो हम यहाँ प्लस ना लिखते, यहाँ पर हम क्या यूज करते, साइन माइनस का साइन यूज करते। तो ये हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। अब हाउ टू डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट, तो डिटरमाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। बेटा देखो ये सारी चीजें अभी हम मिटा दे रहे हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए लिखने के लिए और आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। देखो, तो अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वेट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट अब हमारा एक्चुअल में हुआ कितना, a टू b, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, a से b तक गया है, तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ab, a से b तक गया। अब फाइनल पोजीशन b है, तो इसको लिखा फाइनल पोजीशन वेक्टर, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, a पर था ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो o है। अब दोनों वैल्यू को, यानी इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो i कैप और ये i कैप है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, x2 माइनस x1, आ गया x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। देखो यहाँ y2 है और यहाँ y1 है, दोनों के j कैप है, तो j कैप हमने कॉमन ले लिया, y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली k वाले के साथ भी करेंगे, z2 माइनस z1, तो z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया, ध्यान देना ये क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सिंपल भाषा में जब इस चीज को हमें समझना होता है डिस्प्लेसमेंट को ना, तो बहुत आसान है, लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे बबुआ, ये चीजें 9th क्लास में होता है, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम 9th क्लास में सिंपली ये बात बोल देते हैं बेटा कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ये कॉन्सेप्ट हम लोग कहां बोलते हैं, 9th क्लास में बताते हैं, क्योंकि बच्चों को 9th क्लास में वेक्टर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होता है। उनको खाली इतना ही पता होता है कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के होता है, कि कुछ स्केलर होते हैं, कुछ वेक्टर होते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी उनको नहीं पता होता है। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन में हम लोग i कैप, j कैप, k कैप, पोजीशन, कोऑर्डिनेट सब यूज करते हैं, और ये सारी चीजें हमको 11th क्लास में ही सीखना पड़ता है। तो इस 11th क्लास हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब हम हायर स्टडीज में जाते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, या उसके बाद इंजीनियरिंग करने जाओ वहां पे भी, तो ये सब बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। आप देखते हो ना गूगल वगैरह पे आजकल टीवी में एड आता है, फूड वगैरह के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए गए हैं, बहुत सारे आपको ट्रेवल करने वाले एप्लीकेशन बनाए गए हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अभी टैक्सी बुक किया, टैक्सी हमारे घर तक आ जाता है, जहां हमको जाना है वहां लेके चला जाता है। उसमें मैप यूज किया जाता है गूगल मैप, गूगल मैप किस हेल्प से ही तो टैक्सी ड्राइवर आपके घर तक आता है। तो गूगल मैप किस तरह से काम कर रहा है, गूगल मैप अर्थ पे जो हमारी लोकेशन है उसका भी तो हर एक लोकेशन का अपना एक कोऑर्डिनेट होता है, उसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो ट्रेस करते हुए आता है। तो गूगल मैप सोचो तुम लोगों से ज्यादा स्मार्ट है, गूगल ने इस तरीके से उसको बनाया है कि हर प्लेस का अपना एक कोऑर्डिनेट होता है।
उसी तरीके से जब हम लोग मोशन करते हैं तो मोशन के लिए कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग सेट ऑफ एक्सिस बनाते हैं। अर्थ पर यह काम करता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, फिजिक्स में हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस ये काम करता है, ठीक है। और इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन पता करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पता करते हैं और सब कुछ निकालते हैं। क्लियर? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। जहां अगर हम सिंपल भाषा में बोले कि मान लो ये कोई पोजीशन ए है और ये कोई पोजीशन बी है, एक लड़के ने क्या किया, एक लड़का ने ऐसा कुछ किया कि ये पहले इधर आया, अच्छा ये भी काला ही चल रहा है, तो हम नीला से बताते हैं भाई देखना, ये इधर से ऐसे चला और ऐसे चलते हुए बी तक आया, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस हुआ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हुआ, दो लोकेशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ हमारा ये हुआ। मान लो ये हमारा आ रहा है केवल 40 किलोमीटर, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। डिस्टेंस रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है कि भाई कभी भी रोड सीधे हमेशा थोड़ी ना होते, टेढ़े मेढ़े भी तो होते, सांप की तरह लहरा के बल खाते होते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, वर्चुअल बीम से निकालेंगे, रियलिटी में उसको नाप नहीं सकते, तो हम दोनों कोऑर्डिनेट को मेजर करेंगे और कोऑर्डिनेट के हिसाब से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको ये जो मिलेगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। भाई आपका घर ये है, आपके फ्रेंड का घर ये है, समझो, और घर से घर का सीधा रास्ता है ही नहीं, इस तरीके का कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता, रूट एग्जिस्ट करता है घुमा फिरा के ऐसे, इधर से जाना है तुम्हें, ऐसे जाना है और ऐसे जाना है, तो तुम ये डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो ये हमारा डिस्टेंस हुआ। लेकिन एक्चुअल में अपने घर के छत पे चले जाओ और फ्रेंड के घर के छत पे चले जाओ और एक रस्सी से नापो डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस ये होगा, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बात समझे। तो इसीलिए हमने कहा ये जो है ये आपका क्लास 9th का अप्रोच है, दिस इज नॉट फॉर क्लास 11। क्लियर? अब यहाँ पर समझना एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है ये पता चल गया। पहले हम निकालेंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फिर हम निकालेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर, फिर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक। घटाने के बाद जो रिजल्ट आया ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बात आई कि सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, नंबर में वैल्यू कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आई कैप, जे कैप और के कैप लगा है, हमने कहा नंबर में भी आएगा, घबराओ नहीं। नंबर में कैसे आता है, देखो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में कितना होगा, इसको ऐसे लिखिए, ठीक, या ए बी के ऊपर से तीर गायब करो, तीर हमारा गायब हो गया। अब जो बचा उसके लिए रूट बनाना, आई कैप के साथ कितनी वैल्यू है, इसका स्क्वायर करो यानी x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करो यानी y2 - y1 का स्क्वायर, प्लस के के साथ जो वैल्यू है z2 - z1 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको जब सोल्व करोगे तो हमें कोई ना कोई नंबर निकलेगा और यही क्या है, मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा ये, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, क्योंकि देखो ये x2 x1 y2 y1 z2 z1 के नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, नंबर्स, है ना। तो इस तरह इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ पर कोई ना कोई आपको क्या मिलेगा, कोई ना कोई आपको नंबर मिलेगा यानी डिजिट्स मिलेगा, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर? तो ये था पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। अब सिंपल भाषा में इसके कुछ क्वेश्चन अगर आपको समझाऊंगा, बहुत आसान भाषा में, तो समझना, नोट कर लो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा, 11th क्लास के लिए हर जगह नहीं मिलेगा आपको एकदम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हमें पोजीशन जानना है, आपको सिंपली ये मिल जाएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो सारे कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताते हैं, तो ये आप अच्छे से नोट कर लें। अब देखो दूसरा वाला तरीका जो तुम लोग जानना चाहते हो, जिसके लिए तुम लोग बड़े व्याकुल हो, उत्सुक हो कि सर दूसरा वाला बताइए ना जो आसान होता है, हमने कहा ले लो वो भी समझ। दूसरा हम लोग डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से आसान भाषा में समझते हैं, इस तरीके से कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन,
मान लो इसको समझते हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए पे था, ये इधर गया 10 मीटर बी तक आया, अब बी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए सी तक आ गया, यानी 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर। ठीक, तो ऑब्जेक्ट आ गया ए से कहां तक, सी तक। तो ए और सी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, एसी। तो एसी यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, एसी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो एसी बड़े आसानी से निकल सकता है कि एसी स्क्वायर बराबर, क्योंकि यह हाइपोटेन्यूज है, एक परपेंडिकुलर है और एक हमारा बेस है। ठीक, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये ले सकते हो। इससे जब आप सोल्व करोगे एसी की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 10√2 मीटर। कितना आ जाएगा ऐसे ये वैल्यू, 10√2 मीटर। तो ये कॉन्सेप्ट भी डिस्प्लेसमेंट का है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेटा सही बताऊं, सही मायने में तो ये आपका 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। किस क्लास का, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये 11th का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, किस क्लास का है, 9th क्लास का है। इस तरीके से चीजें आप 9th क्लास में पढ़ते हो। अब आप बड़े हो गए हो, अब आप 11th क्लास में हो, तो 11th क्लास में इसके अलावा जो हमने पहले बताया था कॉन्सेप्ट, उस तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज हमने आप लोगों को जितने टॉपिक्स बताए, रेफरेंस फ्रेम बताया हमने आपको, मोशन के बारे में बताया, मोशन के टाइप्स के बारे में बताया, आपको रेस्ट के बारे में बताया, डिस्टेंस के बारे में बताया और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, आपको समझ आ गया होगा। ठीक, और इस तरीके से सवाल भी आपको मिल जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है हमारी तरफ से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, और ये प्रॉब्लम आपको कमेंट करके जवाब देना है कि इसमें आंसर क्या होगा। सवाल में लिखता हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को बताना रहेगा। ठीक है, आ जाओ भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन पे। ठीक, फटाक से भैया लाइट वाइट जलाइए, हमारे ऑपरेटर साहब कहाँ गए, लाइट भाग गई लग रहा है। हम गोरे दिखने चाहिए, काले नहीं। एक तो गर्मी है, ऊपर से लाइट की भी समस्या आप लोग कर रहे हो। अरे प्रभु कहाँ गए हो, लाइटवा जल्दी नहीं, चलो लग रहा सो गए हैं वो। आ जाओ बच्चों, ये सर्कुलर पार्ट है, ये एक सर्कुलर पार्ट है। ठीक है ना, इसकी रेडियस हमने मान लिया 8 सेंटर मान लिया। इसको बच्चे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं। एक बॉडी यहाँ पर है, या मान लो बॉडी नहीं मानना है, लोग कलुआ को बना दिया हमने, क्या दिक्कत है। ये हमारा कलुआ है, कलुआ हमारे साथ हमेशा रहता है, जहां जहां मैं जाऊं कलुआ हमारे साथ साथ चलेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि कलुआ को कमला बहुत पसंद, समझ रहे हो। तो चलो वापस से कलुआ, इस पोजीशन का नाम रख देते हैं ए से कलुआ आया बी पर इस पार्ट में, बी से आया कलुआ सी तक, सी से आया डी तक। अब बात है कि इसमें निकालना क्या है तुम लोगों को, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कहां से कहां तक के लिए निकालना है वो भी मैं लिख दे रहा हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहां कहां के लिए निकालना है। ए टू बी के लिए, ए टू बी के लिए आपको दोनों चीजें निकालनी है, डिस्टेंस भी बताना है, डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। फिर ए टू सी के लिए डिस्टेंस भी आपको बताना है, डिस्प्लेसमेंट भी आपको बताना है। फिर ए टू डी के लिए डिस्टेंस भी आपको बताना है, डिस्प्लेसमेंट भी आपको बताना है। और ए टू ए के लिए डिस्टेंस भी आपको बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन है किसके लिए, आप लोगों के लिए। भैया क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे ये आप लोगों के लिए है। और इन सभी सवालों के जवाब आप लोग कहां करोगे भैया बच्चों, इसको आपको कमेंट में जवाब देना है इस क्वेश्चन का। ए टू बी के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ए टू सी के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ए टू डी के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ए टू ए के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये सर्कल है, सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है। ठीक है, इसके लिए अभी एक दो कॉन्सेप्ट और है, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग नोट कर लो। लेकिन इसको नोट करने के बाद मैं मिटाऊंगा, नहीं नोट करोगे काम नहीं चलेगा। मोहब्बत करते हो तो जताओ भी, ठीक। अब बेवफा निकले तो हम तो गाना सुनाएंगे फिर कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। समझ रहे हो बेटा, प्यार करना है, बेवफा नहीं बनना है, वरना हमारा इंतकाम देखोगे तो। आओ वापस से आते हैं, हमने आपको डिस्टेंस को समझा दिया और आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हमने बता दिया। कुछ खास बात इन दोनों के रिस्पेक्ट में, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, नेवर भी जीरो।
ये भाई साहब कुछ भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, और ये भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी है, ये जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? यानी ये डिस्टेंस के साथ केवल इंक्रीज होता है, सॉरी टाइम के साथ डिस्टेंस इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। ये टाइम के साथ घटता भी है, बढ़ता भी है, जीरो भी हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। एक चीज दोनों के बीच में बड़ा रिलेशन है अच्छा सा, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये कीवर्ड की तरह है और इसको याद कर लेना अच्छे से। डिस्टेंस जो होता है या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर, क्योंकि ये हमेशा नेवर भी जीरो, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव और जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? ये भाई साहब कुछ भी हो सकते हैं, ये दल बदलू टाइप का आदमी है, नेता टाइप। ठीक है, और ये एकदम समझ रहे हो सत्य वचन, हमेशा सत्य। ये कहता है मैं एकदम सत्य हूं, मैं न जीरो होऊंगा ना मैं बदलूंगा। ये नेता टाइप है, सुपुरा जैसा समय वैसा काम हो जाता है। जैसे मान लो चुनाव का टाइम आने वाला है, नेताजी ने काम कुछ किया नहीं, आए पब्लिक में, पब्लिक ने लतिया दिया सुनने की तरह, एकदम जीरो बना दिया, कुछ नहीं बोलेगा बंदा, कुछ बिल्कुल नहीं बोलेगा, माइनस में पहुंच चला जाए। और जब चुनाव जीत जाएगा तो पॉजिटिव अपना तेवर अपनाएगा और सबको गिन गिन के मारेगा। समझ? खैर, डिस्प्लेसमेंट नेता टाइप है, ये बेवफा है समझ लो, ये बेवफा नहीं है, ये लड़का है समझ लो, ये दलनी में दलता, ये काट सकता है तुम लोगों का, ये कभी नहीं काटेगा, ध्यान रखना। तो इस तरीके से आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को हम लोग वाइंड अप करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आ रहा है तो प्यार दिखाओ। तुम लोगों के प्यार की भर भर के हमें इंतजार है। ठीक है, हमें इंतजार है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में दूर दूर तक फैलाओ। होप सो फिर मिलेंगे लेक्चर 2 के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।